व्याख्या की है। सरकार के मुखिया के नाते मैं उनका हृदय से आभारी हूं। इस सरकार की पहचान ईमानदारी के लिए है। इस सरकार की पहचान पारदर्शिता के लिए है, गरीबों के लिए संवेदना के लिए है, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने के लिए है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए है। और तेज गति से काम करने के लिए है। वो टीवी का दृश्य अभी भी याद है जब नोटें ऐसे ऐसे जेब में रखी जाती थी। आज इस चर्चा में आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमान भर्तृहरि जी, श्री वेणुगोपाल जी, हरसिमरत जी कौर बादल, श्रीमान दिनेश त्रिवेदी जी, श्री मोहम्मद सलीम जी, श्रीमान सौमित्र खान जी, ऐसे अनेक सभी आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, अपनी राय रखी है। एक सार्थक चर्चा का प्रयास हुआ है और सदन ने इन सबको जिस प्रकार से सुना, उनकी बातों को प्रोत्साहित किया, इसलिए विचारों की अभिव्यक्ति वाले भी और विचारों को प्रोत्साहन देने वाले इस पूरे सदन का मैं धन्यवाद करता हूं। कुछ आलोचनाएं भी हुई, कुछ सिर पैर के बिना की बातें हुई, कुछ अपने मन को जो अच्छा लगता है वो भी यहां बार बार बोलने की आदत वालों ने बोल भी लिया। लेकिन मैं मानता हूं कि ये चुनाव का वर्ष है, तो स्वाभाविक है हर किसी की कुछ न कुछ मजबूरी है, कुछ तो बोलना ही पड़ता है। और इसलिए वो प्रभाव रहना बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन ये भी सही है कि हम लोग यहां से जाने के बाद जनता जनार्दन को अपना कामकाज का लेखा जोखा देने वाले हैं, क्योंकि चुनाव का वर्ष है तो हमको जनता को जाकर के अपना हिसाब देना है। और मैं आप सभी को आगामी चुनाव में हेल्दी कंपटीशन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। करोड़ों युवाओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं जो इस शताब्दी में पहली बार इस चुनाव में पार्लियामेंट के लिए वोट देने वाले हैं। वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि वोट डालना या मताधिकार प्राप्त करना एक छोटी घटना नहीं है। और हमें भी हमारी इस नई पीढ़ी को जो पहली बार 21वीं शताब्दी के पार्लियामेंट के चुनाव के वोटर बनने वाले हैं, उनका स्वागत भी करना चाहिए, क्योंकि वे एक प्रकार से देश की नीति निर्धारक उस प्रक्रिया के वो हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं उन नए मतदाताओं को, उस युवाओं को अनेक अनेक बधाइयां देता हूं। और मुझे विश्वास है कि नई पीढ़ी राष्ट्र को दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, एक आशा और विश्वास की बात करते हैं, और ये भी सही है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ व्यक्ति या समाज न खुद के लिए कुछ करता है, न उस पीढ़ी के लिए कुछ कर पाता है। कर वो ही सकते हैं जो आशा और विश्वास से भरे हुए होते हैं।
रोना रोते वालों को 5-10 लोग अगल बगल के आश्वासन देने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन परिवर्तन का संकल्प करने वाले लोग उनके पास फटकते नहीं है कभी। और जब मैं न्यू इंडिया की बात करता हूं तो मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात को उद्धृत करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, हो गया? अतीत में जिस दौर से हमें गुजरना पड़ा वो सभी आवश्यक थे, क्योंकि विनाश का जो काल बीच बीच में आया उसे निकलकर ही भविष्य का भारत आ रहा है। वह अंकुरित हो चुका है, उसके नए पल्लव निकल चुके हैं और उस शक्तिशाली वृक्ष, विशालकाय वृक्ष का उगना शुरू हो चुका है। विपरीत परिस्थितियों में विकास की आस, विश्वास यही देश को आगे ले जाता है। चुनौतियों को चुनौती देना ये देश का स्वभाव होता है, वही देश चुनौतियों को परास्त करता है। जो चुनौतियों से डर के भागते हैं वो नई नई चुनौतियों को मोल लेते हैं, और इसलिए चुनौतियों को ही चुनौती देना सामान्य मानवीय की देश की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने में हम पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। आज यहां 1947 से कुछ बातें बताई गई, अच्छी बात है, लेकिन कभी लगता है कि हम जब इतिहास की बात करते हैं तो 2 पीरियड की चर्चा करते हैं, बीसी एंड एडी। आज जो मैंने भाषण सुना कि 47 से 14 तक, 47 से 14 तक, तो मुझे लगता है कि शायद बीसी और एडी की उनकी अपनी व्याख्या है। बीसी की व्याख्या उनकी है बिफोर कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस के पहले कुछ नहीं था इस देश में, सब तबाह था, गर्त में था। और एडी का मतलब है आफ्टर डायनेस्टी, यानी जो कुछ भी हुआ तो उन्हीं के बाद हुआ। लेकिन आखिर के किसी काम को कंपैरेटिव देखना ही पड़ता है, और वो बुरा है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। हमने इतना विचलित क्यों होना चाहिए? 4.5 साल पहले क्या होता था और आज क्या है, 4.5 साल में किस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं। भारत 4.5 साल में 10वें 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 6ठे नंबर पर पहुंच गया। और ये भूलिए मत कि जब 11 नंबर पर पहुंचे थे तब इसी सदन में यहां पर बैठे हुए लोगों ने, जो कि आज वहां भी नहीं दिखते हैं, उन्होंने 11 पर पहुंचने का बड़ा गौरवगान किया था। मैं समझ नहीं पाता हूं इनको 11 पर पहुंचने में गौरव दिखता था, उनको 6 पर पहुंचने में पीड़ा क्यों, दर्द क्यों? पहले की तुलना में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज भारत में आ रहा है। मेक इन इंडिया की ताकत मैन्युफैक्चरिंग के नए प्रतिमान प्रस्थापित कर रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर आज भारत है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन
बनाने वाला भारत है। दुनिया का सबसे चौथा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आज हिंदुस्तान है। फसलों और दूध का रिकॉर्ड उत्पादन आज भारत कर रहा है। इंटरनेट डेटा सबसे सस्ता और इंटरनेट डेटा सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर दुनिया में कहीं है तो हिंदुस्तान है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने जिस प्रकार से अपनी जगह बनाई, अपनी जड़ें जमाई हैं, आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल को भी वो चुनौती दे रही है। एविएशन सेक्टर सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष में है, विरोध करना जरूरी है, विरोध करना चाहिए। मोदी की आलोचना करनी चाहिए, हमारी नीतियों की आलोचना करनी चाहिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र में बहुत जरूरी भी है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हम मोदी की आलोचना करते करते, बीजेपी की आलोचना करते करते देश की बुराई करने में लग जाते हैं। इससे देश हम में से किसी को भी गलती से भी देश की बुराई हो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत सी बातें हैं। लंदन में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके देश की क्या इज्जत बढ़ा रहे हो, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आप मुझे पूछ रहे हो, यानी आज मुझे पूछ रहे हो कि क्या कौन कुछ नहीं कहा। अच्छा है मैं अपनी मर्यादा में रहूं, वही ज्यादा अच्छा है। आज हमारे खड़गे जी बता रहे थे कि मोदी जी जो बाहर पब्लिक में बोलते हैं, राष्ट्रपति जी ने वही बात सदन में भी कही। मतलब ये सिद्ध हो गया कि सच बोलने वालों को बाहर दूसरा बोलना, अंदर अलग बोलना था नहीं। जो सच बोलता है वो बाहर भी वही बोलता है, अंदर भी वही बोलता है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बात को रजिस्टर किया कि हम सच बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग में भी सच बोलते हैं, जनसभा में भी सच बोलते हैं, लोकसभा में भी सच बोलते हैं, और प्रधानमंत्री भी सच बोलता है, राष्ट्रपति जी भी सच बोलते हैं। अब आपकी मुसीबत है कि सच सुनने की आदत भी चली गई है। आप इतना झूठ सुन चुके हो कि आपकी सच सुनने की आदत ही चली गई है। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। आप जरा बताइए, मुझे लगता है विचार करने की आवश्यकता है। देश में आपातकाल थोपा कांग्रेस ने, लेकिन कहते हैं इंस्टीट्यूशन मोदी बर्बाद कर रहा है। सेना को अपमानित किया कांग्रेस ने, कहते हैं मोदी बर्बाद कर रहा है। देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा, कहते हैं कि करने वाले कांग्रेस, कहते हैं मोदी इंस्टीट्यूट बर्बाद कर रहा है। कहानियां घड़ी जाती है तख्ता पलट करने की। और कितना बड़ा हिंदुस्तान की सेना की इज्जत को आपने कितना बड़ा गहरा दांव दिया। आपको मालूम नहीं है, आपने हफ्ते 2 हफ्ते शायद अपनी राजनीति कर ली होगी, लेकिन ये जो आपने पाप किया है, मैं समझता हूं हमारी सेना के दिलों पर जो घाव लगा है, भारत की सेना तख्ता पलट करने का काम करे। ये आजादी के इतने सालों में
अच्छे दिन आए हो, बुरे दिन आए हो, वीक प्रधानमंत्री रहे हो, वीक गवर्नमेंट रही हो, एक सरकार रही हो, मिलीजुली सरकार, कभी देश की सेना ने ऐसा पाप नहीं किया है। हम ये बातें कहते जब अपनी राजनीति के लिए, और इसलिए और मैं मानता हूं कि बहुत बुरा किया हम लोगों ने। हम एक जिम्मेवारी के लोग हैं और शासन में बैठे लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें हो, और आप कहें कि हम संस्थाओं को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग, इस देश का चुनाव आयोग विश्व के लिए गौरव का केंद्र बन सकता है। छोटी मोटी शिकायतें रहने के बाद भी सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की निर्णयों को मान करके चल रहे हैं। क्या हम उसको भी बर्बाद करके रहेंगे? हम आज उस पर बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्या हम उसकी दिशा में भी कुछ सोच सकते हैं क्या? उसी प्रकार से अपनी विफलता ईवीएम पर, अपनी विफलता, मैं तो हैरान हूं, देश बजट की चर्चा करता है और ये ईवीएम का रोना रो रहे थे। ये कितनी, यानी आप इतने डरे हुए, क्या हो क्या गया है आप लोगों को? न्यायपालिका को कांग्रेस धमकाती है। मैं जिस प्रकार से न्यायपालिका के निर्णयों को कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। न्यायपालिका का निर्णय अच्छा हो बुरा हो, लेकिन उसका सम्मान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन आखिर बचानी पड़ेगी। लेकिन हमें पसंद ना हो तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बुलवा लें, कुछ भी लिखवा दें। आप पूरी जुडिशरी को डराने के लिए, महाभियोग के नाम से पूरी व्यवस्थाओं को हिलाने के लिए कोशिश की, और आप हमें कह रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी जिसने योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को जोकरों का समूह कहा था, मालूम है ना किसने कहा था? आज आप प्लानिंग कमीशन के इतने गीत गा रहे थे, उसी प्लानिंग कमीशन को आपके एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने जोकरों का समूह कहा था। इंस्टीट्यूशन का सम्मान, एक शब्द पकड़ लिया, बाकी कुछ अपना तो कारोबार देखो जरा। 356 का दुरुपयोग 100 बार, करीब 100 बार आपने किया। चुनी हुई सरकारों को आपने बर्खास्त कर दिया, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अकेली ने 50 बार किया उसका उपयोग। 50 बार सरकारों को गिराया। और ये 2019 किस चीज की एनिवर्सरी याद करें? जरा मैं केरल के मित्रों को कहना चाहता हूं, केरल को 59 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, वो केरल गई। पता नहीं क्या देखा, क्या कहा, पाया, क्या सुना। आते ही केरल की कम्युनिस्टों की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये 2019 एनिवर्सरी है। आप संस्थाओं का मान सम्मान की बातें करते हो। किस प्रकार से आपने देश के साथ, आपने एनटीआर के साथ क्या किया, आपने एमजीआर के साथ क्या किया। इतना ही नहीं, आपने मंत्रिमंडल के निर्णय, कैबिनेट का डिसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कैसे फाड़ रहे? कौन सी सेंसिटी, कौन सी संस्थाओं का सम्मान? और इसलिए कृपा करके मोदी पर उंगली उठाने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी 4 उंगली आपकी तरफ होती है। और इसलिए आमतौर पर मेरी, खड़गे जी एक डिसेंट व्यक्ति है, उसमें कोई, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, इस मुसीबत में फंसे हैं कि एक डिसेंट व्यक्ति हर बार डिसेंट, हर बार डिसेंट, हर बार डिसेंट।
लेकिन आप डिसेंट है इस बात को तो मैं इस सदन के सामने कहूंगा, जरूर कहूंगा। और ये बात सही है कि आज उन्होंने कहा कि मैं जरा फर्स्ट एड, लेकिन करीब 36 घंटे के बाद वो पूछ रहे थे फर्स्ट एड की जरूरत है क्या। तो आप एक सीनियर व्यक्ति के नाते हम जैसे लोगों की चिंता कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय जी, इन सारी मुसीबत के मूल में एक सबसे बड़ा कारण यह है कि एक गरीबी से उठा हुआ इंसान जिसने कभी दिल्ली के गलियारे देखे नहीं थे, उसने इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती दे दी, वो पचा नहीं पा रहे। तो ये मान के चलते हैं कि हम तो ये बस देश पर गद्दी हमारे मालिकी की है। वो ऐसा एक कोने में पड़ा हुआ इंसान आके यहाँ, ये बात इनके दिमाग से जाती नहीं है। वो जो नशा है, वो नशा परेशानी करता है। एक्सेलेंसी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब जरा हिसाब की बातें चल रही थी, हमारी सरकार तो मैं भी बता दूं, 55 साल मेरे 55 महीने, 55 साल मेरे 55 महीने। देखिए, स्वच्छता का दायरा 55 साल में 2014 तक 40% था। आज 4.5 साल के 55 साल के महीने के अंदर 98% क्रॉस करता है। 4.5 साल में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये सरकार अमीरों के लिए है, मुझे खुशी है कि मेरे देश के 10 करोड़ अमीरों के लिए मैंने शौचालय बनाया। वही मेरे अमीर है, वही मेरा ईमान है, वही मेरी जिंदगी है। उन्हीं के लिए जीता हूं, उन्हीं के लिए यहां आया। गैस कनेक्शन 55 साल में 12 करोड़ गैस कनेक्शन, और 55 महीने में 13 करोड़ गैस कनेक्शन, और उसमें 6 करोड़ उज्ज्वला। काम किस गति से होता है और किसके लिए होता है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबों के नाम पे बातें की, राजनीति की, चुनाव जीतते गए, वोट बटोरते गए, लेकिन हमारे देश में 55 साल में 50% लोगों के बैंक के खाते थे। 55 महीने में अब वो 100% करने में हम यशस्वी हुए हैं। आपको तकलीफ होती है 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई, और आप आंकड़ा देते हैं, यानी 1947 के पहले इस देश के किसी गांव में बिजली नहीं थी। 1947 के पहले इस देश के किसी गांव में बिजली नहीं थे, वहीं शुरू कर रहे हैं आप। वो बीसी और एडी वाली बात है। लेकिन अगर सचमुच में जिस गति से पिछले 55 महीने में सरकार चली है, आजादी के बाद इतनी रुकावटें नहीं थे, इतना विरोध नहीं था, इतने कानूनों की परेशानी नहीं थी, इतना मीडिया भी नहीं था। अगर उस समय आप चाहते काम करना तो पहले 2 दशक में हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंच जाती। ये काम जो 20 साल में होना चाहिए था, वो मुझे आकर के पूरा करना पड़ा है। और इसलिए इतना ही नहीं, आपका 2004 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2014 का मैनिफेस्टो देख लीजिए। आपने तीनों मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हम 3 साल के भीतर, 4 में कहा 3 साल के भीतर, आपने 9 में कहा 3 साल के भीतर, 14 में कहा 3 साल के भीतर हर घर में
बिजली पहुंचाएंगे, आपके मैनिफेस्टो में है, बिजली पहुंचाएंगे। मैं हैरान हूं, वो गरीबी हटाओ तो आप एक्सटेंड करते गए हैं, लेकिन 2004 में भी 3 साल, 2009 में भी 3 साल, 14 में भी 3 साल, और आज घरों में बिजली पहुंचाने की मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ रही है। 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया, और आने वाले दिनों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने का गर्व हम प्राप्त करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आंकड़े झुठला नहीं सकते हैं। हाँ। 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है, और देश अनुभव करता है जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है, और अब तो महामिलावट आने वाला है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो कितने निर्णय कर सकती है, कितनी गति से आगे बढ़ सकती है, और निर्धारित महामिलावट यहां पहुंचने वाले नहीं है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो, ये महामिलावट का हाल देखो। केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। ये महामिलावट का नेतृत्व करने वालों को उत्तर प्रदेश में बाहर कर दिया, ये महामिलावट देखने वालों को, और इसलिए ये महामिलावट का खेल अस्थिर सरकार, अकल्पनीय सरकार, इसके कारण ये महामिलावट हो गया ना। देश ने 30 साल ये स्थिति देखी है। देश कतई अब तो जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वो भी मिलावट से दूर रहती है। हेल्दी डेमोक्रेसी वाले भी ये महामिलावट से दूर रहने वाले हैं। जब बहुमत वाली सरकार होती है, देशवासियों के लिए समर्पित सरकार होती है, तो काम कैसे होता है। 2014 के पहले आपकी सरकार थी, गरीबों को घर मिलना चाहिए, ये 1947 से हर सरकार ने विचार किया है। लेकिन 2014 के पहले 5 साल आपकी सरकार ने 25 लाख घर बनाए। हमने 55 महीने के अंदर 1 करोड़ 30 लाख घर बना करके चाबी दे दी, और घर भी जिसमें शौचालय है, जिसमें बिजली है, जिसमें गैस का कनेक्शन है, ऐसे 4 दीवारियां बना करके काम पूरा नहीं कर रहे हैं। और आज वो बात आप जहां आपके लोग हैं वो भी आकर के कहते हैं कि मेरे इलाके में आवास अलॉटमेंट करवा दीजिए, और पैसे गरीब के खाते में सीधे जमा हो रहे हैं, बिचौलिए नहीं है। 2014 में, अब आपके घोषणा पत्र में 2004 में था, 2009 में था, और 2014 में भी था। और आपने कहा था कि वो भी आप ये 3 साल कहां से ले आए मुझे मालूम नहीं, आपका 3 साल का डेफिनेशन क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं। 4 में भी कहा कि 3 साल में हर पंचायत को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ेंगे, डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये 4 में कहा था। वही बात 9 में कही, वही बात 14 में कही। जब हम आए तब 59 विलेजेज में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा था। यानी आइडिया नया। अब आप कहेंगे हमारी योजना, आपकी योजना मैनिफेस्टो में लिखा है, करेंगे।
लिख दिया। 2004 से शुरू किया काम आपने, 2014 में पहुंचते पहुंचते 59 विलेजेज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, 55 महीने की हमारी सरकार में 1,16,000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच गई। आप वादे करते रहे, आज हमारे खड़गे साहब ने शेर शायरी का मिजाज था उनका, और हो सकता है कि कविता जो हुस्न से शुरू होती थी वो उनकी नजर गई। मुझे समझ नहीं आया कि उनको हुस्न वाली एक पंक्ति क्यों पसंद आई, लेकिन उसी कविता में अगर आपने जिस परिवेश से आप पैदा होकर के आए हैं, आपके परिवार ने जिस संघर्ष से आप निकला हुआ है, मैं जानता हूं और मैं गर्व करता हूं आपके परिवार के जीवन पर, अगर वो चीजें आपको याद रहती हैं तो ये हुस्न वाली पंक्ति है तरफ नजर नहीं जाती। अगर वो होता तो आपकी नजर जाती, और मुझे तो बहुत बराबर ये चीज दिन रात याद रहती है आप लोगों के कारण। उस कविता में लिखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा। आपके झूठ के कारोबार से क्या होता है ये कविता में आपको दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखता। एक कांग्रेस वालों का धोखा है। उसी कविता में आगे लिखा है, अगर संवेदना नाम की चीज बची होती, लेकिन सत्ता के गलियारों में रहने के कारण शायद वो छूट गया होगा। अगर वो बचा होता तो उसके आगे की पंक्ति आपको जरूर दिल को छू जाती। आगे की पंक्ति है, अपने घर की चार दीवारी में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। अपने घर की चार दीवारों में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। जिस दिन से किसी को गुर्बत में सड़कों पर ठिठुरते देखा है। इसके लिए संवेदना होती है, दर्द होता है, तब जाकर के बात बनती है। जी, कांग्रेस 55 साल सत्ता भोग के 55 साल, हमारे 55 महीने सेवा भाव के 55 महीने। 55 साल का सत्ता भोग और 55 महीने का सेवा भाव, और जब नीति स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, इरादे नेक हो, निष्ठा अटल हो, तो हम 24 घंटे गरीबों के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा निरंतर पाते रहते हैं। आप किस प्रकार से काम करते हैं? मैं 21वीं सदी के मतदाताओं को जरूर याद कराना चाहूंगा कि किस नियत से 55 साल तक सत्ता भोग चला है। आप देखिए, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, देश की आन बान शान पूरे विश्व में पहुंचाने का एक सुवर्ण अवसर था, लेकिन उस समय एक तरफ हमारे खिलाड़ी
पदक जीतने के लिए मेहनत कर रहे थे और ये कॉमनवेल्थ में अपनी वेल्थ उसको जुटाने में लगे थे। 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन आप उसको देख लीजिए। 2G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ? ये सत्ता भोग का परिणाम था और इनकी नीयत यही अपना और अपनों का फायदा करना। हमारी नीयत लोगों को सस्ता डेटा, फोन पर बात करने का खर्च कम हो और इस पर लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की व्यवस्था हमने विकसित की। बैंकिंग व्यवस्था क्या करके रखा था? फोन बैंकिंग चलता था। नामदार को पता चले कि इसको मदद की जरूरत है, बैंक को फोन चला जाता था, रुपये निकल जाते थे, पहुंच जाते थे। किस काम के लिए कौन ले जाए, कहां ले जाएगा, अब सब निकल रहा है तो परेशानियां बढ़ रही है। एक बात को नहीं भूल सकते कि स्वतंत्रता के बाद 2008 तक बैंकों ने कुल 18 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज दिया, लोन दिया, लेकिन सत्ता भोग की जो राजनीति चलती थी, देश चलाने का तरीका था, उस सत्ता भोग के 55 साल का परिणाम देखिए। 2006 से 2014 8 साल में 6 साल में 2008 से 14 6 साल में ये 18 लाख करोड़ बढ़कर के 52 लाख करोड़ हो गया। ये फोन बैंकिंग का परिणाम था। लोगों के पैसे थे, लूटे जा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। ये आपका तरीका था। और 21वीं सदी के मतदाताओं को पता होना चाहिए कि कैसे देश को, तो उनको ये उनकी उम्र इतनी छोटी रही होगी, सब खेल चले, अब उनको ये शिक्षित करना हम लोगों का काम है। मुद्रा योजना से हमने 7 लाख करोड़, ये वही है जो 2014 में आप छोड़ के गए। ये तो ब्याज बढ़ रहा है, एक नया एनपीए नहीं बढ़ रहा है, ये आप छोड़ के गए उसका ब्याज बढ़ रहा है। और हमने कानून ऐसे लाए हैं कि 3 लाख करोड़ रुपया वापिस आना शुरू हुआ। हाँ, मुद्रा योजना 7 लाख करोड़ रुपये हमने मुद्रा योजना से दिया। माननीय अध्यक्षा जी, उन लोगों को दिया जिनके पास कोलेटरल गारंटी का भी कोई ताकत नहीं था और उन्होंने स्वरोजगार खड़ा किया, उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा किए। ये काम हमने किया है। जो भाग गए हैं वो ट्विटर पर रो रहे हैं कि मैं तो 9,000 करोड़ लेके निकला था, लेकिन मोदी ने 13,000 करोड़ रुपया मेरा जब्त कर लिया। वो रो रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं और बोले मैं सुबह उठता हूं तो पता चलता है कि मेरी आज ये संपत्ति का पता चल गया, वो भी जब्त हो गई। दुनिया के किसी देश में संपत्ति है, वो भी जब्त हो गई। ये कानून हमने बनाया। लूटने वालों को आपने लूटने दिया, हमने कानून बना करके उनको वापस लाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कुछ काम आउटसोर्स कर दिए हैं। वैसे अभी 2 दिन पहले मदद की थे तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कांग्रेस ने ये कहा जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई, मैं यहां उरी फिल्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। तब कांग्रेस ने कहा हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था।
हाँ हाँ, आप आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, ठहरिए, आपके पास सब कुछ है। आपको घंटों तक बोलने दिया है, आपको घंटों तक बोलने दिया है। अगर उस समय सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी, आपने सेना को एक प्रकार से आपने निहत्था बना दिया था। वो स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। ये हाल बना के रखा था। वो दिन थे जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। आप इस सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे? और आप तो हिंदुस्तान को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। न कम्युनिकेशन डिवाइस थे, न हेलमेट थे, न अच्छी प्रकार के जूते थे। मैं युद्ध सामग्री की तो बात ही नहीं करता, तो सामान्य व्यवस्थाओं की बातें। 2009 में भारतीय सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की। 5 साल बाद भी 2014 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं। यह स्थिति जानने के बाद 2016 में हमने 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी की और 2018 में पूरी 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट हमने हमारे जवानों को पहुंचा दी है। अगर 2014 में उसके बाद भी देश की जनता ज्यादा समझदार है, इसलिए गलती नहीं करती, लेकिन 2014 के बाद भी यूपीए की सरकार बनी होती तो देश का गौरव तेजस लड़ाकू विमान वह जमीन पर ही खड़ा होता, वहां पार्किंग किया कर पड़ा होता, वो हवा में नहीं जाता। 2016 में जुलाई में हमने 45 स्क्वाड्रन में शामिल किया और 83 तेजस विमान खरीदने को हमने स्वीकृति दे दी। आपको इसकी चिंता नहीं थी? आप सेना ताकतवर हो ये आपने कभी सोचा नहीं। देश की रक्षा कर रहे जवानों के लिए आपकी इतनी संवेदनहीनता क्यों थी? आपने क्यों, कांग्रेस ने, पिछली सरकार ने 10 साल में सेना, वायुसेना, नेवी, उसकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज क्यों किया? कल्पना कीजिए उस समय अगर कोई हमारे दुश्मन देशों ने हरकत की होती तो आज देश कहां खड़ा होता? आपने इतना क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया हुआ है और देश इसको कभी माफ नहीं कर सकता। आज आवश्यकता है जिस प्रकार से वातावरण के बीच में हम रह रहे हैं, हमारी सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए और उसके लिए मुझे ये बताइए, 3 दशक हो गए, क्या कारण है देश ने एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन हमारी सेना के हाथ में नहीं दिया? नॉट अ सिंगल इन 30 इयर्स। जबकि हमारे पड़ोस में हर प्रकार से युद्ध सामर्थ्य बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा का विषय देश के साथ विश्वासघात नहीं था? क्या इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? दादा को राफेल के लिए सुनना है ना? एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तलाश करके देखा है और सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो। 30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा था और इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी
और उनकी यूपीए की सरकार का सत्ता भोग का कालखंड रक्षा सौदों में दलाली के बिना काम कहीं नहीं। मैं कभी सोच रहा था कि राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये मैं सोचता था। तो जब मैं डिटेल देखने लगा तो मुझे पता चला कि वो ये मान के चले हैं कि पिछले 55 साल में सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना दलाली हुआ ही नहीं। कहां से कोई चाचा, कोई मामा जब पारदर्शिता से ईमानदारी से देश की वायुसेना को मजबूत करने का काम हो रहा है, तब माननीय अध्यक्ष जी ये कांग्रेस के लोग जरा बौखला जाते हैं। सच उनको सुनने की आदत रही नहीं है और अब परेशानी है, चेहरे उतरे हुए हैं और कारण यही है क्योंकि अब राजदार को पकड़ करके लाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन राजदार। अब आपकी चिंता है कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं, कैसे पूछा जाता है और चिट्ठियां पकड़ाई जाती है, छुप के चिट्ठियां पकड़ाई जाती है। और इसलिए आपकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं। जहां तक काले धन का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, हम आज भी प्रतिबद्ध हैं जीरो टॉलरेंस के साथ। ये दिमक की तरह भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया है। यहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि देश में भ्रष्टाचार खत्म ना हो। हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन किसी न किसी के हाथ पैर कहीं फंसे हुए थे, इसलिए चाहते हुए भी कर नहीं पाते थे। हमारा कोई बैगेज नहीं है, न हमें किसी पर एहसान करना है, न किसी के एहसान पर हम जिंदा हैं। हम तो 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से जिंदा है और इसलिए जी जान से काला धन हो, भ्रष्टाचार हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का माजा रखते हैं और अभी तक पीछे नहीं हटे हैं और उन प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। 8 करोड़ लोगों को जो इस व्यवस्था में थे, जो दलाली लेते थे, आधार की व्यवस्था से 8 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया। क्या किया दादा? ये किया। बेनामी संपत्ति कानून तो कितने साल पहले बना पड़ा था, लेकिन पार्लियामेंट में बहस कर ली, दुनिया को मैसेज दे दिया, वोट बटोर लिए, लेकिन उसको आगे ही नहीं बढ़ाया गया, इसी प्रकार के रखा गया। हमने आकर के कानून किया और बेनामी संपत्ति आज जब्त हो रही है, उसी के कारण लोग परेशान हैं और प्रॉपर्टी निकल रही है कहां। कैसे कौन किसके लिए, कब कहां, और इसलिए परेशानी होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो हम संकल्प लेकर के चले हैं, इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, रुकावटें अनेक हैं, लेकिन जितनी रुकावटें हैं उससे ज्यादा मजबूत हमारा संकल्प है। जितनी रुकावटें हैं उससे ज्यादा मजबूत हमारे इरादे हैं और इसलिए हम इस बात को
नोटबंदी की परेशानी आपको हो रही है। ये नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियां फर्जी जो रुपयों का कारोबार करते थे, डोनेशन लेना देना रुपये करते थे, ये सब बंद हो गया। ये कारोबार है और ये चलता रहता। अगर पुरानी वैसी सिस्टम होती तो चलता रहता। ये 55 महीने वाली सेवा भाव की सरकार है, राष्ट्र को समर्पित सरकार है, इसलिए संभव हुआ है। आईबीसी कानून 3 लाख करोड़ रुपया वैसे वापिस आए। माननीय अध्यक्ष जी, एक और जानकारी शायद इस सदन में भी बहुत लोगों को अचरज करेगी। हमने आकर के देश में भिन्न भिन्न संस्थाओं को एक चिट्ठी भेजी। हमने कहा कि आपको विदेशों से धन मिलता है, एफसीआरए कानून के तहत आपको परमिशन मिली हुई है, आप अपने पैसों का हिसाब दीजिए। विदेश से पैसा आता है, कहां उपयोग करते हैं। इतना सा कोई रेड नहीं करनी पड़ी है, किसी इनकम टैक्स वाले को जाना नहीं पड़ा है। एक छोटी सी चिट्ठी गई और आप हैरान हो जाएंगे, इस देश में 20,000 से ज्यादा संगठन उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी जो विदेशों से धन लेते थे। ये 20,000 संस्थाएं क्या करती थी? सीमावर्ती गांव से लेकर के संसद से लेकर के न्यायतंत्र तक, न्याय प्रक्रिया तक प्रभाव पैदा करने का काम होता था। उन पर हाथ उठाने का काम हमने किया है। हिंदुस्तान को नुकसान करने वाली 20,000 संस्थाएं, क्या ये आप नहीं रोक सकते थे? क्यों चलने दी? क्या आशीर्वाद थे? क्या भला होता था आपका? ये विदेशी धन लाने के रास्ते किसके लिए थे? ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इसलिए चारों तरफ से अभद्र भाषा सुनने को मिलती है, गाली गलौज सुनने को मिलता है, गंदे आरोप सुनने को मिलते हैं। उसका कारण यही है कि इतने लोगों को परेशानी हो रही है कि एक ईमानदार सच्ची सरकार, देश के हित में सोचने वाली सरकार आती है तब क्या होता है ये इससे पता चलता है। 20,000 संस्थाएं बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अब तो मैं देख रहा हूं जो बहुत बड़े बड़े नाम थे वो ऑफिशियली हिंदुस्तान में से अपना कारोबार बंद करके नए नाम से घुसने के लिए रास्ते खोज रहे हैं। ये हाल पैदा हो गया है और आपने देखा होगा, मुझे याद है गुजरात में सरदार सरोवर डैम नर्मदा, पंडित नेहरू जी ने उसका शिलान्यास किया, पंडित नेहरू जी ने, और अभी मैंने उद्घाटन किया। कितना देश की पैसा, और इसमें के विषय विदेशी धन से खेलने वाले एनजीओ, विदेशी धन से खेलने वाले एनजीओ, और किसी ने रोका नहीं इनको। 20,000 संस्थाएं बंद हुई है और आने वाले दिनों में आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि हम पाई पाई का हिसाब ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आज हम आर पार में हर मुद्दे की बात करेंगे जो जाननी और समझनी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ नरेंद्र मोदी की नेशनल सिक्योरिटी पर अगर डिबेट करा दो तो वो भाग जाएगा। ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं। ध्यान से देखेंगे तो मोदी के चेहरे पर घबराहट दिखेगी, ये तक कहा गया। ये राहुल गांधी के शब्द हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल किया और इस भाषा पर बड़ा बवाल छिड़ गया क्योंकि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी का अपमान किया है, तू तलाक की भाषा बोली है। लेकिन सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है। 2019 के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून खत्म करने से लेकर संसद में सरकार पर वार तक कांग्रेस आज पूरे तेवर में दिखी, क्योंकि राहुल ने तो यहां तक दावा कर दिया कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की छवि की धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन पलटवार भी जोरदार हुआ और इन सबके बीच बड़ा सवाल यह भी है, क्या रॉबर्ट वाड्रा बचेंगे या फंसेंगे? तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे देखे जाने वाली डिबेट, यानी देश की सबसे बड़ी बहस। 2019 में किसकी उड़ेंगी धज्जियां। लेकिन मौजूदा स्तर पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के पटल पर कांग्रेस की पॉलिटिकल धज्जियां उड़ा रहे हैं।
कह रहे हैं 55 साल बनाम 55 महीने। मैंने 55 महीने में बहुत कुछ किया। नरेंद्र मोदी की 10 बड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं। इस समय भी नरेंद्र मोदी लाइव बोल रहे हैं, आपको सुना देते हैं। और 150 साल है महात्मा गांधी जी के, ये श्रद्धांजलि के रूप में ये काम करना ही करना है। और कितनी मिलावट कर लो, बच नहीं सकते हो। हमारे लिए तो हमारे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमसे बड़ा हमारा दल है, दल से बड़ा हमारा देश है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, संविधान संस्थाओं का अपमान, भ्रष्टाचार, वंशवाद, ये एक प्रकार से कांग्रेस के साथियों ने भी ये मिलावट कल्चर स्वीकार कर लिया है। वंशवाद के बाहर उनका एक भी साथी नहीं रह सकता है, एक भी नहीं, क्योंकि उनके लिए एक संस्कार बन गया है, ये उनकी संस्कृति बन गई है। और इसलिए उनके लिए जम करके, और इसलिए ये महामिलावट का खेल को बड़ा आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि सभी वंशवादी हैं, करीब करीब ठोक में सब बेल पर हैं, तो बड़ा स्वाभाविक है फिर। मिलना और पूर्ण बहुमत की सरकार, अटल जी को भी, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मुझसे ज्यादा अगर पूर्ण बहुमत मिला होता तो आज देश कहां से कहां पहुंच गया होगा, हम जानते हैं। और जो आज आपके पास आए ना, वो उस समय भी हमारे पास थे, और उस समय भी उन्होंने ऐसा ही धोखा किया था। ये धोखेबाज लोगों को लेकर के हम मिलावटी कल्चर से देश का महामिलावट करते रहो। हाँ, आज बाबा साहब आम्बेडकर की बात यहां हुआ। आज बाबा साहब आम्बेडकर का उल्लेख हुआ। एक बार बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, और हो सकता है कि मिलावट के रास्ते पर गए हुए कुछ लोगों को शायद बाबा साहब आम्बेडकर में श्रद्धा हो तो काम आएगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या करने के समान होगा। ये बाबा साहब आम्बेडकर का वाक्य। कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या के समान होगा। अध्यक्ष महोदय जी, आज यहां सदन में ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस ने किया, तुमने किया, मोदी जी ने किया। खड़गे जी, आपका सीआर कोई नहीं बिगाड़ेगा, चिंता मत करो। ये आपकी चिंता नहीं, मैं जो भी जी रहा हूँ, ये मेरा क्या है, ये तो प्रश्न है। पहले 7 साल की थी, लेकिन 75 साल तक जी रहा हूँ। आप शतायु होना है, आपको शतायु होना है। हाँ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अध्यक्ष महोदय जी, आज यहाँ सदन में महंगाई को लेकर भी कुछ बातें हुई, हकीकतों से बिल्कुल परे, सच्चाई से परे। मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश में 2 गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे सिनेमा में। एक था